लगभग हमारे इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच गए हैं और कुछ और शब्द जिनका मीनिंग हमें समझना है और ये समझना है कि उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, ये देखते हैं। एक शब्द हमारे सामने आएगा, वो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या होता है सर, इसका मीनिंग समझेंगे। साथ ही साथ एक और शब्द आएगा, वो आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो शब्दों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है ये और कैसे इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो जब हमने हमारे चैप्टर या हमारे कोर्स की शुरुआत की थी, तब मैंने आपसे कहा था कि जो बिजनेस ओनर होता है, बिजनेस ओनर, जो हमारा बिजनेस ओनर रहेगा उसका और हमारा जो बिजनेस है, इनके बीच की जो रिलेशनशिप होती है, बिजनेस ओनर और बिजनेस के बीच की जो रिलेशनशिप होती है, वो हमेशा होती है लेंडर और बोरोवर की। तो लेंडर कौन हो गया? लेंडर का मतलब हो गया वो व्यक्ति जिसने उधार पैसा दिया है, ठीक है। और बोरोवर कौन हो गया? हमारा बिजनेस। हमने हमेशा कहा कि हमारी बुक्स में जो हमारी जो बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हमारी कैपिटल दिखाई जाती है। और कैपिटल का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया कि बिजनेस ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया, वो ठीक उसी तरह से हम ट्रीट करेंगे जिस तरह से किसी और व्यक्ति ने बिजनेस में पैसा लगाया, यानी कि बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी या एक भार के रूप में काम करेगा, एक दायित्व के रूप में काम करेगा। तो बात यहाँ पे आती है कि जो ओनर होता है बिजनेस का, वो समय समय पर जैसे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिजनेस में पैसा लगाता है। मान लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए बिजनेस जो ओनर था, बिजनेस ओनर ने जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो मान लीजिए 50 लाख की कैपिटल लगाई, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। इसकी जर्नल एंट्री हम बहुत बार देख चुके हैं। तो 50 लाख की कैपिटल निकालने के बाद में आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो मान लीजिए 10 लाख रुपीस का है। तो दिखने में तो ऐसा लगेगा कि भी बिजनेस ने 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया है, पर बिजनेस ओनर हमेशा ये कहेगा कि भैया मैंने इस बिजनेस में अंदर जो 10 लाख रुपए लगाए हैं पैसे, ठीक है, जो मैंने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं, अगर मैं ये पैसा यहाँ न लगा के कहीं और लगाता तो उसके बदले में भी मुझे इंटरेस्ट रिसीव होता। तो दिखने में तो ये 10 लाख का प्रॉफिट है, पर मैंने एक्चुअली यहाँ पे 50 लाख रुपए लगा के मेरे ब्याज के पैसे का नुकसान किया है। इसलिए ये मैं जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है, मैं बिजनेस के अंदर उससे ब्याज चार्ज करूँगा, इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। यानी कि इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो बिजनेस ओनर है हमारा, बिजनेस ओनर ये कह रहा है कि भैया मैंने बिजनेस में जो पैसा लगाया था उसके बदले में प्रॉफिट तो मेरा है, ठीक है, पर मैं इसके बदले में ब्याज चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये होता है कि जब बिजनेस ओनर है उसने जितना भी पैसा लगाया है, चाहे वो वन टाइम हो या जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो सकता है कि 50 लाख रुपए इमीडिएट जब बिजनेस स्टार्ट किया तब लगाया था, उसके बाद में और रिक्वायरमेंट रही बिजनेस के अंदर पैसे की, उसने 25,000 रुपीज़ और लगा दिया, आफ्टर सर्टेन टाइम 10 लाख रुपीज़ और लगा दिया। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आई, उसने पैसा तो बिजनेस में लगाया, पर बिजनेस ओनर कहता है कि भाई मैं
बिजनेस के अंदर जितना पैसा लगा रहा हूँ उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, ब्याज लगाऊंगा। तो जब ब्याज लगाएगा तो हमें ये समझना है कि ये जो इंटरेस्ट है हमारे बिजनेस के लिए क्या है। ये जो ब्याज डिमांड कर रहा है बिजनेस ओनर, ये ब्याज हमारे लिए जस्ट लाइक कोई अदर बिजनेस का खर्चा होता है, उस खर्चे की तरह ही ट्रीट करेंगे। यानी कि जब वर्ड आपके सामने आया कि इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 10% अमाउंट दिया होगा, साथ ही साथ वो स्पेसिफिक पीरियड भी दिया होगा कि कितने पीरियड के लिए उस पर्सन ने पैसा लगाया है। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड आया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, ये हमारे बिजनेस के लिए खर्चे हो गए। और खर्चे अगर इंक्रीज होते हैं तो हम हमेशा इसे डेबिट करते हैं। ये तो हो गया पहली बात। अब हमने ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट का भुगतान कैसे किया। हो सकता है कि बिजनेस ओनर कहता है कि साल भर का जितना भी ब्याज हो रहा है वो मुझे साल के एंड में पेमेंट कर दो। तो अगर आपने मान लीजिए नकद के रूप में भुगतान किया तो आपके यहाँ से कैश का आउटफ्लो हो गया। कैश क्या है हमारे लिए, एसेट्स है। ठीक है, और एसेट्स की वैल्यू अगर डाउन होगी तो हम हमेशा उसे क्रेडिट करेंगे। हो सकता है कि आपने बैंक अकाउंट के थ्रू उसको पेमेंट दे दिया है, तो बैंक अकाउंट का आपका आउटफ्लो हुआ। बैंक हमारे लिए क्या है, बैंक का बैलेंस हमारे लिए एसेट्स है, वैल्यू डाउन हो गई, इसके लिए इसे क्रेडिट करेंगे। सब नहीं करेंगे, जैसा कि उसने भुगतान किया है। तीसरा तरीका ये होता है कि हो सकता है कि बिजनेस ओनर ने इंटरेस्ट तो चार्ज करने की बात कर दी, पर वास्तव में वो जो ब्याज है वो बिजनेस से लेके नहीं गया। उसने बोला कि ब्याज तो मेरा चार्ज करो, पर पैसा मेरा बिजनेस में छोपड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे निकालना नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने सिचुएशन क्या होगी, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं सामान्य सा। किसी आदमी से अगर आपने 50 लाख रुपए उधार लिए हैं, साल के एंड में 10% ब्याज से आपने उसका हिसाब किया तो 5 लाख रुपए आपका हो गया ब्याज। और अगर वो पर्सन उस पैसे का डिमांड नहीं करता है, इंटरेस्ट का डिमांड नहीं करता है, तो अगले शुरुआत होगी वो किस तरह से होगी। आप ये कहोगे कि भैया 50 लाख तो पुराना हो गया और 5 लाख इस साल का ब्याज, अगले साल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 55 लाख रुपीज़ हो गया। यानी कि आपने उसको मूल के अंदर जोड़ दिया। अगले साल का जो मूल होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, वो आप ट्रीट करोगे ब्याज को जोड़ के। हुआ ये कि 50 की आपकी लायबिलिटी थी, ड्यूरिंग द ईयर अगर आप उसके बदले में जो ब्याज है वो उसका भुगतान नहीं करते हो तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक वैसे ही जब बिजनेस ओनर ने अगर इस इंटरेस्ट को कैश या बैंक के फॉर्म में विड्रॉल नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, उसकी जितनी भी कैपिटल है, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 50 लाख रुपए उसकी ओपनिंग कैपिटल थी, ये उसका ओपनिंग बैलेंस था शुरुआत के अंदर। ठीक है, और साल भर का जब हमने हिसाब किया तो 5 लाख रुपए मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब हम ये मानेंगे कि चूंकि इस पर्सन ने 5 लाख रुपए निकालने का अधिकार था, पैसा नहीं निकाला, तो अब वो आदमी हमसे 5 लाख रुपए न मांग के 55,000 यानी कि 55,000 रुपीज़ मांगेगा। मीनिंग ये हुआ कि हमने हमारी जो लायबिलिटी थी बिजनेस ओनर की टुवर्ड द बिजनेस, उल्टा बोल दिया मैंने, बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस, जो लायबिलिटी थी उसको इंक्रीज कर दिया 5 लाख रुपए से। हमने ये ट्रीट करेंगे कि अब ये 50 नहीं मांगता है, अब ये 55 लाख रुपए हमसे मांगेगा, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगेगा। तो ये सिचुएशन फिलहाल हमारे सामने हो गई। तो ऐसी स्थिति में तीसरा जो इफेक्ट कर रहा है वो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है, हमेशा इसका क्रेडिट बैलेंस होता है और ये इंक्रीज हो रही है तो हमेशा इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी कि अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करने की बात करी तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उसकी कैलकुलेशन कि ब्याज बना कितना। तो दो पार्ट है, एक तो है आपको जो समझना है वो है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको अपने क्लास 6 और 7 की बुक्स खोलनी पड़ेगी, जहाँ पे ये लिखा होगा। एग्जाम्पल ऐसे आएगा कि 50 लाख रुपीज़ पूरी साल के लिए लगाया, जिस पे 10% ब्याज देना है। 6 महीने बाद में 25 लाख रुपए और लगाए, 6 महीने बाद में 25 लाख रुपीज़ और इन्वेस्ट किए, ठीक है। ये लगाए 6 मंथ्स के लिए, और फिर कहा कि 5 लाख रुपए लगाए 3 मंथ्स के लिए। इस तरह से अगर अलग अलग मंथ की कैलकुलेशन होती है तो सबसे पहला जो आपका टास्क रहेगा वो टास्क रहेगा उस अमाउंट को कैलकुलेट करना जो ब्याज के रूप में हमें चार्ज करना है। तो ये चार्ज करने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI। जैसे मान लीजिए 10% है, इनटू मंथ हो गया अपॉन 12। जितना महीने के लिए पैसा यूज़ किया है उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। इस चीज़ को मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपकी क्लास 6 और 7 का पार्ट है। मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि जब आपने यहाँ से अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के ये 5 लाख रुपीज़ आ गया, एग्जाम्पल के लिए ये 5 लाख रुपीज़ बन रहा है, तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करना है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, मुझे ये समझना है। तो मेरी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। मान लीजिए फिगर 5 लाख रुपीज़ का था। 2 मैंने कहा अगर आपने बैंक से भुगतान किया है तो 2 मैं कैश लिख दूंगा। अगर बैंक से भुगतान कैश में भुगतान किया तो मैं कैश में लिख दूंगा। बैंक में से भुगतान किया है बैंक से लिख दूंगा। पर ओनली अगर एडजस्टमेंट एंट्री है, आपने भुगतान नहीं किया है, तो हम हमारी लायबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। लायबिलिटी क्या थी हमारी? कैपिटल अकाउंट। तो हम उसे कैपिटल अकाउंट में बैलेंस को इंक्रीज कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये बात हो गई उस स्थिति में जहां पे बिजनेस ओनर जो है वो हमसे ब्याज की डिमांड कर रहा है अपनी लगाई गई पूंजी के बदले में। इसकी जस्ट रिवर्स सिचुएशन हो गई ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या हो गया? जब मैंने पहली सिचुएशन बताई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या हुआ? देखिए, हमने ये कहा कि जो बिजनेस ओनर है, ओके आगे, ओके ठीक है। जब बिजनेस ओनर ने जो पैसा लगाया है उसके बदले में अगर वो ब्याज डिमांड करता है तो उसको जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब रिवर्स मान लीजिए, मैंने कहा अलग अलग दिन के अंदर अलग अलग जैसे जैसे जरूरत थी उसने पैसा लगाया, और हो सकता है ऐसी सिचुएशन भी हो जहां पे बिजनेस ओनर ने पैसा निकाल लिया था। तो जब अगर बिजनेस ओनर पैसा लगाने पर चार्ज कर सकता है इंटरेस्ट, तो अगर वो पैसा विड्रॉल करता है तो बिजनेस ये कहेगा कि भैया आपने हमारे यहाँ से पैसा विड्रॉल किया है, कैपिटल निकाली है, तो चूंकि आप पैसे की डिमांड कर रहे हो, इंटरेस्ट की डिमांड कर रहे हो, तो आपने भी हमारे बिजनेस से पैसा निकाला है, तो मैं आपको इंटरेस्ट तो दूंगा कोई बात नहीं, पर आपने जो पैसा निकाल लिया है उसके बदले में भी मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। उल्टा हो गया, वहां पे बिजनेस ओनर इंटरेस्ट की डिमांड कर रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बिजनेस डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट की कि भैया जी अगर मैं आपको पैसा न देके किसी और को देता तो मुझे उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता। तो खाली आपको ही लेना आता है, हमें भी ब्याज लेना आता है। तो जब बिजनेस ने इंटरेस्ट की डिमांड की, ड्राइंग का मतलब मैंने आपको बताया वो पैसा जो बिजनेस ओनर ने टाइम पे बिजनेस से निकाला था। तो वही 2 बात हो गई। पहली बात तो कैलकुलेशन कैसे कर रही है, तो कैलकुलेशन के लिए आपको नंबर ऑफ डेज दे रखे होंगे या नंबर ऑफ मंथ दे रखे होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी होगी और अमाउंट दे रखा होगा। तो वहां से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फिगर कैलकुलेट कर लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ आगे एग्जाम्पल भी आएंगे, वहां पे हम इसको डिटेल के अंदर
कैलकुलेशन करना भी आपको सिखाएंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें एक तो अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है, और एक हमें ये समझना है कि हमें इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करनी है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, चूंकि मेरे बिजनेस के लिए जो ये इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो आया, ये मेरे लिए बिजनेस में इनकम का पार्ट है। और बिजनेस में अगर इनकम का पार्ट है और चूंकि ये इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। आप इसको मॉडर्न अप्रोच में ऐसे समझ लीजिए, ये नॉमिनल अकाउंट के इनकम वाला पार्ट है, रेवेन्यू वाला पार्ट है, और रेवेन्यू अगर इंक्रीज होती है तो आपकी इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट की जाती है। ठीक इसी प्रकार इसके अगेंस्ट में अगर आपने पैसा कैश में विड्रॉल कर लिया, यानी कि बिजनेस ओनर ने ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैश में आपको पे कर दिया, तो आपको कैश क्या हो जाएगा, कैश आपकी एसेट्स हो जाएगी और रिसीवर की फॉर्म में आप आ जाओगे। सॉरी, रिसीवर की नहीं, ये जो कैश है व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आता है उससे हम डेबिट करेंगे, इसके लिए कैश को डेबिट करेंगे। या आप ये कह दीजिए ये जो एसेट्स है हमारी रियल अकाउंट है और व्हाट कम्स इन इसलिए डेबिट करेंगे, या ये एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है इसलिए इसको डेबिट करेंगे। जो मेथड आपको समझ में आए उसके हिसाब से हम इसको डेबिट करना डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि बिजनेस ओनर ने इसका जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू कर दिया, तो कोई बात नहीं, बैंक के अगर थ्रू किया है तो पहले हमारी अगर ये एसेट्स होती है, इसे वो एसेट्स ट्रीट करते हैं, हमारे मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स के फॉर्म में ट्रीट करते हैं। हमारे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होएगा, इसके लिए इसे डेबिट करेंगे। और अगर मैं कहूँ मॉडर्न के अप्रोच की जगह मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड में करूँगा तो मेरा ये पर्सनल अकाउंट हो गया और यहाँ पे रिसीवर की पोजीशन में आ गया, इसके लिए मैं इसे डेबिट करूँगा। तो आइदर या तो मुझे कैश में डेबिट करना है या मुझे बैंक को डेबिट करना है, या ओनली एडजस्टमेंट एंट्री है, भुगतान भाई साहब ने नहीं किया है। अगर भुगतान नहीं किया है तो मान लीजिए 5 लाख की ड्राइंग की थी, मान लीजिए ड्राइंग हुई थी 5 लाख रुपीज़ की और हमने इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया वो था 50,000 रुपये। तो अब हम ये मानेंगे कि आपसे हम 5 लाख नहीं 5,50,000 रुपये मांगेंगे, यानी कि हम ड्राइंग को 50,000 रुपये से इंक्रीज कर देंगे। और ड्राइंग क्या है, ड्राइंग है कैपिटल अकाउंट ही ड्राइंग है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट जब ड्राइंग होता है आपका तो कैपिटल अकाउंट के अंदर देखिए क्या हो रहा है, कैपिटल ड्राइंग से क्या होगा, ओवरऑल कैपिटल का बैलेंस कम होगा। तो जो आपकी जो कैपिटल अकाउंट है, अगर इससे इसका बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर इंक्रीज होता है तो हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। परंतु इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो डिक्रीज यानी कि घट जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होगा, इसलिए हम इसे करेंगे डेबिट। ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये। अगर बैंक से भुगतान करते हैं तो हम बैंक लिखेंगे। ठीक है, या तो ड्राइंग लिखेंगे या बैंक लिखेंगे, या नकद से भुगतान होता है तो कैश लिखेंगे। अकाउंट डेबिट जो भी हमारे पास है वो फिगर को हम डेबिट में लिखेंगे और साथ में जो टू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि ये इनकम का पार्ट है, हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहली स्थिति में चूंकि हमारे लिए खर्चा था इसके लिए हमने डेबिट किया था। यहाँ पे जो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमारी इनकम का पार्ट है, इसके लिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने कंसेप्ट समझा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जो अगला वर्ड है हमें समझना है उस पर आते हैं। अब हम समझेंगे कि हमारी बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक को लाने के लिए क्या जर्नल एंट्री पास की जाती है। हमारी बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक को लाने के लिए उसकी जर्नल एंट्री क्या पास की जाती है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है इसको बहुत डिटेल के अंदर समझने के लिए मैं आपको उस टाइम समझाऊंगा जब हम आपका करेंगे चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब जर्नल हमारा पूरा हो जाएगा, लेजर पूरा हो जाएगा, लेजर पूरा होने के बाद में हम
ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, जहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जहाँ पे हम P&L बनाएंगे, जहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे, वो राइट जगह होगी जहाँ पे मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक को कैसे लाया जाता है बुक्स में, क्लोजिंग स्टॉक को कैसे बुक्स में लाया जाता है, कैसे उसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है, ये आपको मैं समझाऊंगा। पर चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपका टॉपिक दे रखा है तो आपको लगेगा कि सर ने टॉपिक को बाईपास कर दिया, इसके लिए मैं हल्का सा आपको यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ करूंगा कि ऐसा कुछ होता है, डरने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बहुत डिटेल में आगे करवाने वाला हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक को समझने के लिए थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसका फॉर्मेट क्या होता है। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है कि किसी भी साल की शुरुआत के अंदर हमारे पास कितना माल था। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 10 लाख का माल था हमारे पास साल की शुरुआत के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज किया है, देखिए मैं यहाँ 2 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इन शब्दों का मीनिंग क्या है बहुत जल्दी अगले चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मैं 2 शब्द क्यों यूज़ आगे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास साल का जब शुरुआत हुआ तब 10 लाख का स्टॉक था और साल भर में मैंने 50 लाख रुपए परचेज की एंट्रियाँ की, तो मेरे पास पता चला कि मैंने 50 लाख का माल खरीदा। तो बहुत समराइज फॉर्मेट में आप ये समझिए कि मेरे पास 10 लाख का ओपनिंग स्टॉक था, 50 मैंने नया परचेज किया, यानी कि मोटा मोटी मेरे पास 60 लाख रुपए का माल ड्यूरिंग द ईयर मेरी बुक्स में था। ये जो माल है चाहे वो ओपनिंग स्टॉक था चाहे ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, मैंने कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन इसके ऊपर ऐड किया होगा और इसको सेल आउट किया होगा। हो सकता है कि माल खराब हुआ हो, कुछ कम वैल्यू में बिका होगा तो कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू में बिका होगा, तो पर यह पक्का है कि मैंने एक अच्छा खासा मार्जिन रखने के बाद में ये माल बेचा होगा। तो मुझे मेरी जब बुक्स को मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि साल भर के अंदर मेरी जो सेल है वो मान लीजिए 80 लाख रुपीज़ है, 80 लाख का माल परचेज मैंने सेल आउट किया है। साथ ही साथ जब मान लीजिए मैं 31 तारीख को 31/3/2023 को जब अपनी बुक्स की रेडी कर रहा हूँ तो मैंने अपनी बुक्स में फाइनेंशियल पोजीशन सही कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, बुक्स में मेरा क्लोजिंग स्टॉक चेक किया कि भी साल के शुरुआत में तो 10 लाख था, साल के एंड में कितना है। तो साल के एंड में जब मैं कैलकुलेट करने गया तो मुझे पता चला मेरे यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू है 50 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज़ मान लीजिए मुझे मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिलती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है आगे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल ये समझिए कि ये जो क्रेडिट साइड है इसकी जोड़ है वो 80,000 रुपये का हमने माल बेचा और 15 लाख का माल हमारे पास पड़ा है, तो इसकी जोड़ होगी 95,000। मेरे पास 10 लाख का माल शुरुआत में था, 50 लाख का माल मैंने खरीदा था, यानी कि अब मुझे इस जोड़ को मारना है। मान लीजिए तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट जो मैंने कमाया है वो लगभग 35 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ये इस तरह से हमारा आगे क्या निकलेगा, क्या बनाया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा। इसको मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि कैसे, अगले 2 चैप्टर बाद में आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ पे आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि जब भी कोई साल खत्म हो जाएगा तो हमें पता है कि हमें हमारे सही फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए हमारे क्लोजिंग स्टॉक को बुक में लाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 बात ध्यान रखना है, जब आपके सामने फिजिकली स्टॉक तो दिखाई दे रहा है पर क्वेश्चन आएगा कि इसको किस वैल्यू पे बुक्स में लेके आना है, किस वैल्यू पे मुझे मेरी बुक्स में इसको रिकॉग्नाइज करना है, किस वैल्यू पर मुझे मेरी बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है। आपके एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस रेट पे की जाती है।
एज पर मार्केट पॉलिसी, एज पर स्टैंडर्ड, एज पर ट्रेडिशन, हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होती है वो कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक और कॉस्ट, जो उस माल की मार्केट वैल्यू है वो या हमारी लागत, whichever is lower, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, whichever is lower, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। मार्केट वैल्यू और कॉस्ट whichever is lower, इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लीजिए आपने वो जब माल खरीदा था, मान लीजिए कोई माल आपने खरीदा, उस टाइम उसकी लागत थी 10 लाख रुपीज़। ऐसा तो है नहीं कि भी माल हमने आज खरीदा आज के आज बिक जाएगा, बहुत टाइम हो गया, होल्ड हो गया, 6 महीने लग गए और आपको पता चला कि सरिये के, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो सरिया था 65 रुपये 70 रुपये का एवरेज भाव होता था, वो पर केजी 78 रुपीज़ और 80 रुपीज़ तक टच कर गया। यानी कि जब खरीदा था तब तो मान लीजिए ये माल 10 लाख रुपीज़ का था, पर मार्केट में अचानक डिमांड ज़्यादा आ गई या सप्लाई कम हो गई, जिसकी वजह से उसकी जो रेट है मार्केट वैल्यू, आपने देखा कि यार आज की डेट में इसकी जो मार्केट वैल्यू है मान लीजिए 18 लाख रुपीज़ हो गई है। आपने गोल्ड के भाव देखे होंगे कि जब आप खरीदते हो, मान लीजिए 50,000 रुपये के 10 ग्राम का भाव था और 2 महीने बाद में जब आपकी बुक्स क्लोज कर रहे हो, जब आपने खरीदा तो मान लीजिए 50,000 का भाव था, 2 महीने बाद में वो माल आपके पास पड़ा है अभी भी, उस दिन उसका 52,000 भाव हो गया है। तो आपके सामने धर्म संकट ये आएगा कि मैंने तो 50 में खरीदा था, आज उसकी वैल्यू 52,000 रुपीज़, यानी कि मार्केट वैल्यू तो कॉस्ट वैल्यू से ज़्यादा हो चुकी है। तो मेरी बुक्स में जो क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिख रहा है, जिससे मुझे बुक्स में लाना है ताकि मेरा ट्रेडिंग काउंट कंप्लीट हो सके, ताकि मेरी बैलेंस शीट कंप्लीट हो सके, तो मैं इसको किस वैल्यू पे बुक में रिकॉग्नाइज करूं, मार्केट वैल्यू पे करूं या इसकी कॉस्ट के ऊपर करूं। हमेशा ध्यान रखना है मार्केट और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, यानी कि जो दोनों में से कम हो। यानी कि यहाँ पे सरिये का भाव अगर 18 लाख रुपए हो गया है, आपने खरीदा था वो 10 लाख का था, तो आपको बुक्स में उसे 10 लाख में ही रिकॉग्नाइज करना है, उसकी जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए से ही करनी है। अब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। इसका फंडामेंटली जो कंसेप्ट है इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। हमारा एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज़ टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने क्रेडिट क्यों किया, ठीक है, इसको मैं जब ट्रेडिंग अकाउंट कराऊंगा ना तब आपको समझाऊंगा। और क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किस लिए किया, क्योंकि एक एसेट्स को मैं बुक्स में लेके आ रहा हूँ, एसेट्स की वैल्यू मेरी बुक्स में बढ़ रही है, मैं एक एसेट्स को बुक्स में एंट्री दे रहा हूँ, तो जब भी कोई एसेट्स आती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। पर ट्रेडिंग को क्रेडिट क्यों किया है ये मैं आपको समझाऊंगा जब ट्रेडिंग P&L यानी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं, उस टाइम मैं आपको समझाऊंगा कि उसको मैंने क्रेडिट क्यों किया। फिलहाल मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को देखते हुए, उसके लेजर पोस्टिंग को देखते हुए एंट्री पकड़ बना दी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। पर समझना ये है कि किस वैल्यू से, आपके सामने क्वेश्चन होगा कि मार्केट वैल्यू इतनी है, कॉस्ट इतनी है, कितने से रिकॉग्नाइज करना है, आपको बुक्स में 10 लाख रुपीज़ से लेके आना है। स्थितियाँ बदल जाएगी, हो सकता है कि आपने जब ये सरिया खरीदा था तब तो 10 लाख रुपीज़ का था, पर 2 महीने बाद में जब आपने बुक्स को क्लोज करना चाहा, यानी कि मान लीजिए पर केजी पे उस टाइम 68 का भाव था, किसी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई होने लग गई, काम बंद हो गया, ठीक है ना, सप्लाई होने लग गई, बहुत ज़्यादा डिमांड कम हो गई, रेट गिर गई, तो हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि अब इसकी वैल्यू तो सिर्फ 8 लाख रुपये ही है। पहले जब आपने सरिया खरीदा था तब 68 रुपीज़ केजी का भाव था, आज की डेट में मान लीजिए 62 रुपीज़ का ही भाव है। तो आपके सामने धर्म संकट ये हुआ कि जब मैंने खरीदा था वो 10 लाख रुपीज़ का था, आज की डेट में 8 लाख रुपए का है, तो मैं मेरी बुक्स में क्या लेके जाऊं, 8 लाख रुपए लेके जाऊं या 10 लाख रुपए लेके जाऊं। तो हमने कहा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर,
जो दोनों में से कम हो उस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज की जाएगी। यानी कि इस स्थिति में अगर उसकी मार्केट वैल्यू कम है तो हम ये एंट्री 8 लाख रुपए से करेंगे, न कि 10 लाख रुपए से। अगर कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे, अगर मार्केट वैल्यू कम है तो मार्केट वैल्यू पे। दोनों ही इक्वल है तो कोई बात नहीं, जो समझ में आए वो ले लो। कॉस्ट भी वही है, मार्केट वैल्यू भी वही है। यानी कि ये स्थिति मैंने देखी जहां मैंने गोल्ड 50 में खरीदा था, 2 महीने बाद में गोल्ड के भाव में कमी आ गई और मान लो ये 42,000 का हो गया। तो जब हम हमारी बुक्स क्लोज कर रहे हैं तो सही वैल्यू हमारी बुक्स में आनी चाहिए। तो सही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हमने 42,000 रुपीज़ से ही हमारी बुक्स में इसको लेके आना है। ठीक है, तो 3 तरह की स्थिति देखी हमने। पहली स्थिति जहां जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी मार्केट वैल्यू कॉस्ट जो है इक्वल टू मार्केट वैल्यू, दोनों बराबर है। तो क्या करें, जिसे समझना हो उसे समझ लो, चाहे कॉस्ट समझ के डाल दो चाहे मार्केट वैल्यू समझ के डाल दो, दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी स्थिति जहां मार्केट वैल्यू और कॉस्ट, मार्केट वैल्यू मान लीजिए 50 लाख रुपए थी, इस एग्जांपल में मैंने लिया था 10 लाख रुपए थी, और मार्केट वैल्यू मान लीजिए 18 लाख रुपए हो गई। तो ऐसी कंडीशन जहां मार्केट वैल्यू इज हायर देन कॉस्ट, तो हमेशा हमें हमारी कॉस्ट पे बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है स्टॉक को। तीसरी स्थिति जहां पे मार्केट वैल्यू हमने कहा 8 लाख रुपए हो गई, ठीक है, और जो कॉस्ट थी वो हमारी 10 लाख रुपीज़ थी। तो ऐसी स्थिति जहां कॉस्ट मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा क्या करेंगे, जहां मार्केट वैल्यू है वो कॉस्ट से कम है, मार्केट वैल्यू इज लोअर देन कॉस्ट, तो हम मार्केट वैल्यू से बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक को लेके आएंगे। ये 3 परिस्थितियां हो गई जिसके अकॉर्डिंगली हमने बुक्स में स्टॉक को रिकॉग्नाइज करना है। एंट्री जो हमें करनी है वो करनी है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस कंसेप्ट, इस एंट्री का जो लॉजिक है वो लॉजिक मैं आपको जब ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के लिए बताऊंगा तब आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपको वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो अब हमने सब जो समझ लिए हैं वो समझ लिया है कि क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में कैसे लाना है। एक और शब्द जो आपके सामने आया है ये है, देखिए, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स का मीनिंग क्या होता है, इसकी कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये टॉपिक भी आगे बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक है ना, आपके आगे वाली क्लासों के अंदर, कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और किस तरह से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। फिलहाल इसका मीनिंग समझते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई भी फिक्स एसेट को अगर काम में आप बार बार लेते हो तो उसकी वैल्यू में जो घिसावट आती है, वैल्यू में जो घट जाती है, जो घिसावट आती है, घिसावट आने की वजह से जो वैल्यू डाउन हो जाती है, कोई भी एसेट्स को काम में लेने की वजह से, किसी भी एसेट्स को अगर आप काम में ले रहे हो, काम में लेने की वजह से, काम में लेने के कारण एसेट्स की जो वैल्यू डाउन हो जाती है, वो कहलाती है डेप्रिसिएशन। क्या मीनिंग होता है, देखिए, जैसे एग्जांपल, आपने एक बाइक खरीदी है 1 लाख रुपीज़ के अंदर। आपने एक नई मोटरसाइकिल, आपने मान लीजिए एक मोटरसाइकिल खरीदी, 2-3 एग्जांपल लेंगे अपन। आपने एक मोटरसाइकिल ले ली है, मान लीजिए बिजनेस यूज़ के लिए 1 लाख रुपीज़ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये, 6 महीने बाद में या 1 साल बाद में आप उस बाइक को ऑफिस के काम में यूज़ कर रहे हो, आप उसको से रनिंग कर रहे हो, आप ऑफिस से काम निकाल रहे हो, तो क्या 1 साल बाद में भी जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे 31/3/2023 को 1 साल बाद में जब बैलेंस शीट बनाओगे, तो क्या अगर मोटरसाइकिल को जब आपने परचेज की थी तब एंट्री की थी आपने मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके लिए एसेट्स आई थी बुक्स में, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट 1 लाख, तो आपने क्या कैश या बैंक जैसे भी आपने पेमेंट देके उसको लाए होंगे।
तो जब आपने परचेज की थी तो अब आपकी बुक्स में जो रिकॉग्नाइज हुई है वैल्यू वो हुई है 1 लाख रुपीज़, यानी कि वो वैल्यू जिसके साथ आपने उसे खरीदा था। मार्च आ गई, टाइम आ गया हमारी बुक्स क्लोज करने का। तो हमारी बुक के अंदर अगर ये वैल्यू 1 लाख रुपए दिखेगी तो आप बताइए कि क्या 1 साल बाद में भी उस बाइक की वैल्यू 1 लाख ही रहेगी? 1 साल बीत चुका है, 6 महीने बीत चुके हैं, तो क्या उसकी वैल्यू अब मार्केट वैल्यू उतनी है क्या? अगर आप एसेट्स को बैलेंस शीट में 1 लाख से दिखाते हो, इसका मतलब है कि आपकी 1 लाख की वैल्यू उस एसेट्स की आज की डेट में भी है। एसेट्स का मीनिंग आपको बताया था कि जिससे फ्यूचर में हमको इनफ्लो मिलता है, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे कंट्रोल में है और फ्यूचर से इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव करते हैं। तो कोई भी नई मशीनरी अगर 10 लाख में खरीदोगे, समय आएगा और उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है उसकी वैल्यू में ये गिरावट कितनी आई। इनकम टैक्स में अलग स्लैब चलता है, एक मार्केट स्टैंडर्ड रेट दिखाई गई है, रेट दी गई है। जैसे मान लीजिए फर्नीचर के ऊपर 10% दे रखी है, मशीनरी के ऊपर अलग से कुछ रेट दे रखी है, 15% दे रखी है। हमें दिमाग नहीं लगाना है, अभी इस क्लास में आपको सिर्फ जो रेट दे रखी है उसी पे काम करना है। डेप्रिसिएशन की रेट कहाँ से आएगी, कैसे डिसाइड करेंगे कि मशीनरी में घिसावट कितनी आई है? सबसे ज़रूरी क्वेश्चन यहाँ पे इस टॉपिक को थोड़ा सा कराने का कारण यही है कि सबसे पहला दिमाग ये लगाना है कि अगर ये फिक्स एसेट्स मेरी फर्नीचर थी तो उस पर कितनी रेट से मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, मुझे कितना एज्यूम करना है कि घस गई होगी। तो इनकम टैक्स कुछ और रेट बोलता है और कंपनी एक्ट कुछ और रेट बोलता है। हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर फिलहाल रेट दे रखी होगी, आपको रेट की कैलकुलेशन नहीं करनी है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए भी 2 अलग मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ड्रॉप डाउन मेथड है, ठीक है ना। वो डिमिनिशिंग मेथड है, वो भी आपको नहीं समझना है। फिलहाल ये समझिए सिर्फ रेट हमें दे रखी है। मान लीजिए उन्होंने बोला कि मोटरसाइकिल पर 15% से डेप्रिसिएशन लगा लीजिए, आप अपना दिमाग मत लगाइए, आपको 15% कैलकुलेट कर लीजिए। जितना फिगर है, मान लीजिए 1 लाख का फिगर था, उसका 15% हो गया 15,000 रुपये। बस अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। फर्नीचर में 10% क्यों होती है, मशीनरी के अंदर 15% होगी, आगे कुछ आइटम देखेंगे 30% भी होगी, 60% भी होगी। हमें फ़िलहाल दिमाग नहीं लगाना है। हमें क्वेश्चन के अंदर 15% की रेट दे रखी होगी या 10% की रेट दे रखी होगी। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दे रखा होगा डेप्रिसिएशन चार्ज। क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10% ऑन मशीनरी ऑफ 1 लाख। बस हो गया, मशीनरी ऑफ रुपीज़ 1 लाख। और हमें पता है कि 1 लाख का जो 10% होता है वो 10,000 होता है। तो सबसे पहले हमें अमाउंट को फाइंड करना है, कि इस ट्रांजैक्शन में अमाउंट कितना इन्वॉल्व है। वो हमारी सिंपल की मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन रहेगी 1 लाख इंटू 10%। 1 लाख इंटू 10% इसका मतलब हो गया अपॉन 100 कर दिया, यानी कि 10,000। वो वैल्यू मिल गई जिस वैल्यू पे हमें बुक्स के अंदर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब बात करते हैं कौन कौन से अकाउंट इसमें इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले तो एक डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व हो रहा है। ये जो डेप्रिसिएशन है हमारी बिजनेस के लिए, जो डेप्रिसिएशन है ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है। और खर्चा अगर इंक्रीज होता है तो हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। हमेशा उसे डेबिट करेंगे। तो हम एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। दूसरा अकाउंट कौन सा मिला इस ट्रांजैक्शन में, दूसरा मिला एक मशीनरी जिसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन लगाने की बात कर रहा है। डेप्रिसिएशन मतलब ऐसे मशीनरी क्या हो गई, मशीनरी हमारे लिए हो गई एसेट्स। और मैंने कहा एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमेशा इंक्रीज क्या होती है, डेबिट की जाती है। और अगर वैल्यू घटा दी जाती है
तो हमेशा क्रेडिट की जाती है। हमने कहा मशीन की वैल्यू में आई गई घिसावट की वजह से जो वैल्यू डाउन हुई है उसे ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी कि ट्रांजैक्शन चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है कि हमारी वैल्यू डाउन हो चुकी है, एसेट्स की वैल्यू डाउन हो चुकी है, ठीक है ना। तो डाउन हो गई, इसका मतलब हमें टू एसेट्स यानी कि एसेट्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो हमने एंट्री कर दी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए मशीनरी थी, फर्नीचर थी, मोटरसाइकिल थी, जो भी था, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये मशीनरी थी या कोई फर्नीचर था या जो भी फिक्स एसेट्स है उसका नाम लिख लीजिए, सामने उस फिगर को कैलकुलेट कर लीजिए और नरेशन लिख दीजिए बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर या जो भी बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन कंप्यूटर, जो भी रेट दे रखी है उससे हमें हमारी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो लगभग हमने सभी के सभी टॉपिक हमने अभी तक क्या देखा है कि हमारी जर्नल में एंट्री करते समय कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस और इवेंट हमने देखा। डेप्रिसिएशन का कोई इवेंट नहीं हुआ, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, सॉरी मेरे बोलने में मिस्टेक हो गई, डेप्रिसिएशन का कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। हमारी बुक्स के अंदर सही पोजीशन पता करने के लिए हमने उसको रिकॉर्ड किया। क्लोजिंग स्टॉक इवेंट है, सही फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए, पता करने के लिए हम बुक्स में लेके आए। कुछ खर्चे ऐसे थे आउटस्टैंडिंग अंदर, हमें एहसास हुआ कि अरे ये तो गलत हो गया, उसको सही करो, उन खर्चों को हम बुक्स में लेके आए। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन स्पेशल नेचर के हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे स्पेशल नेचर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट की अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे की जाएगी, ठीक है ना। ये हम लोगों ने अब तक देख लिया। और क्या क्या कवर किया, देखिए हम लोग बैड डेब्ट्स को बहुत अच्छे से कर चुके हैं, बैड डेब्ट्स की एंट्री कैसे की जाएगी वो हम कर चुके हैं। साथ साथ में अगर बैड डेब्ट्स वापस रिकवर होता है, बैड डेब्ट्स वापस रिकवरी हो जाती है, उस केस में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो हम कर चुके हैं। फिलहाल ये पार्ट हमने बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवरी का थ्योरेटिकल पार्ट किया था। इसकी आपके बुक में कुछ इलस्ट्रेशंस भी दे रखे हैं, ये इलस्ट्रेशन हम बाद में करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो अगला जो वीडियो आएगा हमारा वो क्वेश्चन की सीरीज का आ रहा है, तो वहाँ पे उन क्वेश्चंस के साथ साथ उनके रेस्पेक्टिव इलस्ट्रेशन भी जो कवर नहीं हुए हैं उनको हम कवर कर लेंगे। हमने कुछ ऐसी स्थितियाँ देखी जहाँ पे हमने कहा सिंगल एंट्री की जगह अगर कंपाउंडिंग एंट्री भी करेंगे यानी कि एक साथ भी कर देंगे तो भी चल जाएगा। तो कंपाउंडिंग एंट्रीज कैसे हम कर सकते हैं वो भी हमने स्थिति देखी कि जहाँ पे एक ही नेचर के ट्रांजैक्शन अगर उसका एक एस्पेक्ट डेबिट या क्रेडिट का कॉमन है और सामने वाला रिवर्स एस्पेक्ट अगर अलग अलग है तो उसको एक साथ एंट्री करके हम हमारा टाइम बचा सकते हैं। ये पार्ट हमने देख लिया। हमने देखा डिस्काउंट को बहुत डिटेल में समझा। अगर डिस्काउंट के अंदर ट्रेड डिस्काउंट वर्ड आता है तो उसको बुक्स में किस तरह से ट्रीट करना है, और अगर कैश डिस्काउंट आता है तो उसको हमारी बुक्स में कैसे ट्रीट करना है, ये भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। हमने ये देखा कि अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें देता है और कहता है कि आप इस फाइनेंशियल ईयर से हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज कीजिए, यानी कि ऐसी कौन सी पहली ओपनिंग एंट्री होगी जो करके हमें हमारे बुक्स की शुरुआत करनी है, उसको भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया। ठीक है, इसके साथ साथ में हमने ये देखा कि हमें कुछ खर्चों के बारे में ज्ञात हुआ कि कुछ खर्चे हमारे आउटस्टैंडिंग यानी कि पेंडिंग रह गए थे, कुछ खर्चे हमने प्रीपेड यानी कि एडवांस में खर्चे कर दिए थे। इनकम की बात करेंगे, कुछ एडवांस में इनकम रिसीव हो गई थी और कुछ इनकम हमारी पेंडिंग हो गई थी, अर्नड इनकम रह गई थी। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा उसको भी थ्योरेटिकल पार्ट में कर चुके हैं। उसके भी कुछ इलस्ट्रेशन और कुछ एग्जाम्पल अलग से आने वाले हैं। हमने देखा कि जो हमारे गुड्स है, जो हमारा माल है, हमारे गुड्स का अगर अदर देन सेल के अलावा कुछ भी यूज हुआ, जैसे चैरिटी हुआ या ड्राइंग के फॉर्म में हुआ या लॉस बाय फायर, अलग अलग सिचुएशन के अंदर, या फ्री सैंपल के रूप में अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऐसी स्थिति में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
किस तरह से किया जाएगा वो भी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद में हमने ये देखा कि जो भी हमने फिक्स एसेट्स अगर परचेज करते हैं, कोई नई फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो उसकी क्या अकाउंटिंग की जाएगी। साथ ही साथ अगर इंस्टॉल करते हैं, हमारे यहाँ पे इंस्टॉलेशन के खर्चे लगते हैं, उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। और अगर फिक्स एसेट्स को आप सेल आउट करते हो तो उस सिचुएशन में हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो भी कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हमने देखे। साथ ही साथ हमने इन फिक्स एसेट्स के ऊपर साल भर में यूज लेने की वजह से जो गिरावट आ गई, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, वो भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया। कुछ एग्जांपल के साथ हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन देखे थे, जहाँ पे कैश डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके ट्रांजैक्शन जो है वो थ्रू हमारे बैंक अकाउंट हो रहा है। ट्रांजैक्शन जो है हमारे बैंक अकाउंट के थ्रू अगर रूट करता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा वो भी हमने देख लिया। हमने ये देखा कि जो बिजनेस ओनर है वो अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट डिमांड करता है, तो उसका किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा। साथ ही साथ अगर हमने अगर चार्ज किया इंटरेस्ट, जब उसने पैसा निकाला है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा। हमने ये देखा कि हमारी बुक्स में सही फाइनेंशियल पोजीशन लाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरह से की जाएगी और उसकी जर्नल एंट्री किस तरह से होगी। ये सभी टॉपिक मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छे से आपको कवर करा चुका हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी वो सीरीज स्टार्ट होगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। तो आगे जो वीडियो मिलेंगे उनकी जो हेडिंग रहेगी वो चैप्टर का नाम रहेगा, जैसे मान लीजिए जर्नल हमारा चैप्टर हो गया, और फिर Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर, और साथ में बुक जैसे मान लीजिए TS ग्रेवाल, ठीक है। तो ये हेडिंग से आपको हर एक क्वेश्चन और हर एक इलस्ट्रेशन आपको अगले वीडियोस में मिलने वाले हैं। पहले हम जर्नल के कुछ चैप्टर करेंगे, और एक जो चैप्टर प्रैक्टिकली जिनके क्वेश्चंस पेंडिंग रह रहे हैं, वो हमारा चैप्टर कौन सा है, वो हो रहा है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस। वहाँ मैंने सिर्फ 2 इलस्ट्रेशन कवर किए थे, और उस वीडियो के अंदर भी हमारी क्वालिटी की बात करेंगे। तो अगर मैं ब्राइटनेस को ज़्यादा होने की वजह से उसमें कुछ हमारी जो लिखावट थी वो कवर नहीं हो पाई, तो उसका मैं एक रिपीटेटिव वीडियो डालूंगा, और उसके भी सारे क्वेश्चंस के वीडियो अब इसी सीक्वेंस के अंदर आते जाएंगे। यानी कि यहाँ से अगले जो 10-12 वीडियो होने वाले हैं वो स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करने के लिए होने वाले हैं।